हेलो। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का लास्ट पार्ट देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने बाकी बचे हुए टॉपिक्स देख लिए थे। लास्ट जो टॉपिक बच रहा है वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ कैसे बना। तो अर्थ जिस पे हम लोग आज रह रहे हैं उसके बारे में तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे लिथोस्फीयर बना, एटमॉस्फेयर बना, हाइड्रोस्फीयर बना। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन सबको जाननी ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, लिथोस्फीयर का मतलब होता है जो सॉलिड वाला पार्ट जिस पे हम लोग रह रहे हैं। एटमॉस्फेयर जो गैस वाला पार्ट जो हमारे ऊपर है, और हाइड्रोस्फीयर जो वाटर वाला पार्ट जो ओशन, सी, लेक, रिवर, ये सारे पार्ट हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं लिथोस्फीयर कैसे बना। तो हमें पता है कि अर्थ जब फॉर्म हो रहा था तो उस समय बहुत गर्म था, गर्मी थी, साथ ही साथ उसकी डेंसिटी बढ़ गई। मैटर्स पास आए, डेंसिटी बढ़ी। अब डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है? सपोज कि एक रूम है, एक रूम की कैपेसिटी 10 लोगों की है, उसमें 10 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अगर उस रूम में हम 100 लोगों को डाल दें तो क्या होगा? ऑटोमेटिक की बात है कि 100 लोगों के एंटर होते ही मन वहाँ का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। तो वही काम हुआ कि जैसे ही डेंसिटी बढ़ती गई वैसे टेम्परेचर में भी इंक्रीज आता गया। अब टेम्परेचर में इंक्रीज आने की वजह से क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है, तो टेम्परेचर चीज़ों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, गर्मी देता है। तो गर्मी से चीज़ें क्या होती हैं? उछलने लगती हैं। अब चीज़ें उछलेंगी तो जो भारी चीज़ें रहेंगी वो कम उछल पाएंगी, जो हल्की रहेंगी इनसे हल्की रहेंगी वो थोड़ा ऊपर आएंगी, जो एकदम हल्की रहेंगी वो एकदम ऊपर आ जाएंगी। तो ये क्रिएट कर देता है डिफरेंस अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल्स में। तो उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन हुआ, चीज़ें अलग अलग मटेरियल, भारी वाले मटेरियल नीचे रह गए, हल्के वाले उनसे ऊपर, एकदम हल्के वाले एकदम ऊपर। ये चीज़ तो हो ही रही थी। फिर अचानक से अभी हम लोग सुबह मतलब जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें देखा था कि मून जब फॉर्म हो रहा था तो उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्ट आके हिट कर रहा था अर्थ को। तो जब कोई ऑब्जेक्ट हिट कर रहा था अर्थ को तो क्या हो गई? उस समय फिर गर्मी बढ़ गई, फिर से टेम्परेचर बढ़ गया, फिर से एनर्जी मिली, तो फिर से यही प्रोसेस हुआ और हल्के वाले एकदम ऊपर फेंक दिए गए, उनसे भारी नीचे आए, और एकदम भारी एकदम नीचे रह गए। तो इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहे कि एकदम भारी वाले नीचे रह गए, उनसे हल्के उनके ऊपर, एंड सो ऑन। अब इससे ही क्या क्रिएट हो गया? अर्थ का क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, या सिंपली हम कहें तो क्रस्ट, मेंटल और कोर क्रिएट हो गया। अर्थ के ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, फिर उसके नीचे मेंटल, फिर एकदम बीच में जो सेंटर में है वो कोर हो गया। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर के बनने की मेन वजह क्या थी? मेन वजह यही थी डेंसिटी में डिफरेंस। इसीलिए हम देखते हैं कि क्रस्ट की डेंसिटी सबसे कम है 3, या आप कह लीजिए 2.7 ग्राम से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सब चीज़ें थर्ड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस होंगी, लेकिन अभी इतना देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि डेंसिटी में डिफरेंस आने की वजह से अलग अलग मटेरियल अलग अलग जगह पहुंच गए। तो क्रस्ट जो कि सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है? 2.7 ग्राम से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल जो इसके नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे ज़्यादा भारी होगा। तो हम लोग यहाँ देख भी रहे हैं कि ये क्रस्ट से ज़्यादा भारी निकला। कितना निकला? 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसके बाद इससे भारी कोर होगा। अब कोर में दो चीज़ें हो जाती हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो आउटर कोर जो है उसकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि ये मेंटल से भारी है तभी अंदर आया। और इससे भी भारी लास्ट वाला इनर कोर है, इसलिए इसकी डेंसिटी है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कई सालों के दौरान धीरे धीरे ऊपर वाले मटेरियल ठंडे हुए, तो ऊपर क्या हो गया? सॉलिडिफिकेशन हो गया, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद ऊपर वाला सॉलिड पार्ट बना दिए, जो कि हम लोग क्रस्ट जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो इससे हम लोग का फॉर्म हो गया लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर के बाद एटमॉस्फेयर की बारी आती है। तो एटमॉस्फेयर कैसे फॉर्म होगा? अब जब ये गर्म था तो ये क्या करेगा? जलेगा, जलने पे कुछ ना कुछ गैसेस निकलेंगी। तो वही काम हो रहा है कि यहाँ पे कई सारी गैसेस निकल रही हैं।
अब एटमॉस्फेयर के फॉर्म होने में 3 स्टेजेस आपको समझने हैं। पहला स्टेज तो ये था कि लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। प्रीमॉर्डियल टर्म मैंने एक्सप्लेन किया था, तो चलिए नहीं भी याद है तो ये से समझ लीजिए कि प्रीमॉर्डियल का मतलब हो गया जब पहली बार प्लैनेट बनना शुरू किया था, उस समय जो उसके पास एटमॉस्फेयर था वो वाला एटमॉस्फेयर प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर हो गया। मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस अपने पास रख लिए गए। तो हमने ये बताया था जब सोलर सिस्टम पढ़ा रहे थे कि जो इनर प्लैनेट्स हैं वो इनर प्लैनेट्स के ऊपर सोलर विंड्स चली। तो सोलर विंड्स चलने की वजह से क्या हुआ, उनका प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर हट गया। तो पहला स्टेज तो ये हुआ कि जो ऊपर की गंदगी थी वो हट गई। अब नई चीज़ें आएंगी, तो नई चीज़ें यहाँ से निकल रही हैं। जो गैस निकल रही है उस प्रोसेस को कहते हैं डी गैसिंग, क्योंकि ये हीट हो रहा था। हीट होने से क्या हुआ, इसमें से कई गैसेस निकली, तो कई डिफरेंट गैसेस निकली। उन गैसेस के इस निकलने के प्रोसेस को बोल दिया गया डी गैसिंग। कई सारी गैसेस बाहर आ गई। अब गैसेस तो आ गई, अब थर्ड और फाइनल स्टेज में जो आज का एटमॉस्फेयर है वो कैसे बना, उसके बनने में सबसे बड़ा रोल था फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस अभी आगे समझेंगे कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर बनने के 3 तरीके। पहले स्टेज में क्या होता है कि जो ऊपर वाला स्टार्टिंग में जो एटमॉस्फेयर मिला था सारे प्लैनेट्स को, वो वाला एटमॉस्फेयर हट गया, उसको कहते हैं प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, जिसमें मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। जब वो हटा तब यहाँ पे ये जो गर्मी थी, इस गर्म होने की वजह से इसमें से कई सारी गैसेस निकली, तो इस प्रोसेस को कहे डी गैसिंग। अब ये गैसेस थोड़े दिन बाद आज के जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट की, उस प्रोसेस को कहें, वो प्रोसेस कब पॉसिबल हो पाया, जब फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हाइड्रोस्फेयर कैसे बनता है। हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर वाला पार्ट। तो देखिए क्या हुआ, इस डी गैसिंग के समय कई सारे गैसेस निकली, उसमें से एक गैस थी वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर वेपर बहुत सालों तक निकली, बहुत सालों तक। अब बहुत सालों तक निकलने से क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, सब बहुत सारे क्लाउड्स बन गए। अब क्लाउड्स धीरे धीरे क्या करेंगे, जब बहुत हैवी हो गए, अपने आप को रोक नहीं पाए, तो प्रेसिपिटेशन करना शुरू कर दिए। अब प्रेसिपिटेशन करने से क्या होगा, रेनफॉल हो गई। रेनफॉल के फॉर्म में पानी नीचे आने लगा, तो रेनफॉल जैसे ही होने लगी वैसे ही ओशंस भरने लगे, ठीक है। जहाँ जहाँ गड्ढा मिला वहाँ पे इन लोगों ने भर दिया पानी। अब ये बारिश ऐसी नहीं थी कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन हुई हो, ये बारिश कई सालों तक हुई, कई सालों तक हुई, क्योंकि बहुत सारे वाटर वेपर निकले थे, और बहुत सारे वाटर वेपर निकलने की वजह से बहुत सारे क्लाउड्स फॉर्म किए थे। तो कई सालों तक बारिश हुई और इससे हमारा ओशंस फॉर्म किया। अब देखिए यहाँ पे जो पानी निकल रहा है वो अराउंड, जो आपका हाइड्रोस्फीयर बन रहा है वो अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो ही बन गया, ठीक है। हम लोग देखे थे कि 13.7 बिलियन ईयर्स में बिग बैंग हुआ था, ठीक है। एटमॉस्फेयर यूनिवर्स के बनने की शुरुआत हुई थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो शुरुआत हो गई थी प्लैनेट्स के फॉर्म होने की। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 बिलियन ईयर्स के अराउंड ही ओशंस फॉर्मेशन शुरू हो गया है हमारा, ठीक है। तो कुछ ही सालों में ये सारे प्रोसेस होते हैं और ओशंस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, ओशंस तो आ गए, पानी आ गए, पानी आने के बाद आपको ये देखने को मिलता है कि ब्लू एल्गी डेवलप होता है। तो ब्लू एल्गी डेवलप होने से क्या होता है, लाइफ आ गई अर्थ पे। अब ये ब्लू एल्गी धीरे धीरे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसको ये यूज करते हैं, और यूज करने के बाद इसको कन्वर्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है और क्या निकाली जाती है, ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके और धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस निकाल देते हैं, जिससे कि आज जैसा एटमॉस्फेयर है वैसा बनना पॉसिबल हुआ। तो ये प्रोसेस बहुत दिनों तक चला, बहुत लंबा चला।
तो 4 बिलियन ईयर्स एगो पे ओशंस, पानी बरसने लगा, ओशंस फॉर्म कर गए। 3.8 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ आना शुरू हो गई, ब्लू एल्गी आना शुरू हो गए। और 3 से 2.5 बिलियन ईयर्स एगो में हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस शुरू हो जा रहा है। फोटोसिंथेसिस शुरू होने का मतलब है कि ऑक्सीजन अब ऐड होने लगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो हमारा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो गया, हाइड्रोस्फीयर भी क्रिएट हो गया। होपफुली समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई अगर कंफ्यूजन रह गई हो तो देखते हैं क्या है, लिथोस्फीयर कैसे फॉर्म किया। तो लिथोस्फीयर में आपको ये समझना है कि अर्थ की जब डेंसिटी बढ़ने लगी तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ कि टेम्परेचर ने एनर्जी प्रोवाइड की, तो जो हैवी मटेरियल्स थे वो नीचे रहे और जो हल्के मटेरियल्स थे वो ऊपर उछल गए। इसी की वजह से क्रस्ट मेंटल कोर बन गया। आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं क्रस्ट की डेंसिटी है जो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सबसे हल्का है इसलिए ऊपर आ गया। फिर मेंटल था 3.4 ग्राम, फिर आउटर कोर है 5 ग्राम, फिर इनर कोर है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसके बाद एटमॉस्फेयर कैसे बना। एटमॉस्फेयर बनने में सबसे पहले तो जो पहले वाली एटमॉस्फेयर थी प्रीमॉर्डियल, जब प्लैनेट बना था, वो जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी वो हटी। क्यों हटी थी? सोलर विंड्स जो चल रही थी। हमने बताया था इनर प्लैनेट्स पे सोलर विंड्स एक्ट कर पाए क्योंकि इनर प्लैनेट्स पास थे सन के, आउटर प्लैनेट पे नहीं लग पाया था क्योंकि आउटर प्लैनेट दूर थे। तो इनर प्लैनेट्स के सारे प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर हट गए। अब प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर हटे तो फिर धीरे धीरे यहाँ जो गर्म था उसकी वजह से गैसेस निकली तो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ और फिर बाद में फोटोसिंथेसिस हुआ तो आज जैसा एटमॉस्फेयर बना। फिर हाइड्रोस्फीयर देखें तो इसमें से कई गैसेस निकली, इसमें से एक गैस थी वाटर वेपर कई सालों तक निकली, क्लाउड बनाई, फिर वो बरसे, बारिश बरसने से क्या हो गया, ओशंस भर गए। फिर यहाँ पे लाइफ आना शुरू हुई। कौन सी लाइफ पहले आई? ब्लू एल्गी ने फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना शुरू किया ऑक्सीजन में। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। इसलिए हमारे पास अब नया एटमॉस्फेयर बन गया जिसमें ऑक्सीजन भी था और कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे कम हो गया। तो ये था सेकेंड चैप्टर, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।